Today I'm going to start a new English class for the students जो कि सीबीएसई बोर्ड स्कूल से हैं, यूपी बोर्ड स्कूल से हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या ऐसे जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, बिहार टेट की, नीट की अलावा टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो सभी के लिए आई थिंक ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, जिसमें कि इंग्लिश को हम बहुत बेसिक फंडामेंटल सिस्टम से समझना शुरू करेंगे। और बेसिस को जो आप इंग्लिश को बहुत बड़ा हवा समझते हैं कि बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज जल्दी समझ में नहीं आती, तो इंग्लिश को समझने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप इंग्लिश के बहुत इजी सेंटेंसेस को समझना शुरू कीजिए। सेंटेंसेस के फॉर्मेशन को समझिए पहले, बजाय किसी पैराग्राफ को पढ़ने के, रीडिंग करने के, उसको एकदम समझने के, वो थोड़ा डिफिकल्ट मैटर हो जाएगा आपके लिए समझना। तो हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं, प्रीपोजिशन कैसे फॉर्म करते हैं, कंजक्शंस कैसे लगाते हैं, पैसिव वॉइस क्या होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ऑल द थिंग्स विल बी एक्सप्लेन्ड द सेशन बाय सेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो हम इसको हिंदी के साथ थोड़ा कॉपरेट करके चलेंगे ताकि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इजीली इसको समझ पाए। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि टेंस क्या होता है, जिसको हम हिंदी से अगर कंपेयर करें तो हमारा जो वर्ड है टेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं काल। काल मतलब समय। तो ये काल या समय हम हिंदी में जानते हैं कि 3 टाइप के होते हैं। तो ये आपके इंग्लिश में 3 टाइप हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। नंबर 1 present, and number 2 past tense, and number 3 future tense. प्रेजेंट टेंस को जैसा हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। पास्ट को हम बोलते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को हम बोलते हैं भविष्य काल। वर्तमान का जो समय चल रहा है, रनिंग में जो समय है, जो सिचुएशन है। भूतकाल जो समय बीत चुका है, पहले हुई घटना है, हम उसको पास्ट टेंस की फॉर्म में लिखते हैं। भविष्य में होने वाली, जो हम सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे या ऐसा होगा, जो भी चीजें आने वाले समय के लिए है, वो भविष्य का, वो फ्यूचर टेंस में फॉर्म करते हैं। हम यहाँ समझते हैं कि पहले प्रेजेंट टेंस में कुछ और टेंस जो होते हैं क्या वो कौन से हैं। तो प्रेजेंट टेंस एक सिंगल सेंटेंस नहीं है। प्रेजेंट टेंस के अंदर हमारा सबसे पहला टेंस जो आता है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक वो टेंस है जिसमें हम एक हैबिट के फॉर्म में, जो हम रूटीन के फॉर्म में किसी काम करते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब जो वर्क लगातार चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो वर्क लगातार हम कर रहे हैं, प्रेजेंट में जो वर्क रनिंग है उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यू है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फॉर्म में बनाते हैं। तीसरा हमारा होता है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब ये कि प्रेजेंट में ही काम जल्दी में ही खत्म हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी लगभग अप्रोक्सीमेटली वो काम जल्दी खत्म हुआ है, तो हम उसको बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। एंड फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें हम ये बताते हैं कि काम हो तो चुका है, हम रह रहे हैं, हम अभी भी रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ पहले से ही हम उस चीज को कंपेयर करते हुए आगे लाते हैं कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 4 दिन से यहाँ रह रहा हूँ, या मैं 4 साल से यहाँ रह रहा हूँ, या वह 2 घंटे से खेल रहा है,
वह सोमवार से पढ़ रहा है या व्हाटएवर, जो यहाँ समय है बीते हुए समय के साथ हमें यदि लगातार वो काम है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर रखते हैं। ठीक इसी तरह से जो चार फॉर्मेशंस हैं वो आपकी पास्ट में भी होती हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और ठीक है ऐसे ही आपका फोर्थ होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम इसी फॉर्मेशन आगे बढ़े तो हम ठीक ऐसे ही फिर यहां लिखेंगे फ्यूचर के, तो इसमें पहला क्या होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फोर्थ हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें यही है कि वो एक हैबिट की रूटीन फॉर्म जो कभी हुआ करती थी पहले उनकी बात करते हैं। हम पास्ट में किसी काम करने को लगातार काम हो रहा था, पास्ट परफेक्ट टेंस में वो काम हो चुका था, और इसमें हम बीते समय के साथ कंपेयर करते बातों को कहते हैं। ठीक है, ऐसे ये भविष्य की बातें सारे, तो वन बाय वन समझेंगे कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है टेंस का। अब हम टेंस के साथ हमने क्या समझा कि टेंस हमारे जो है टोटल हम पूरी तरह से देखें तो 12 होते हैं। 4 हो गए मेरे आपके प्रेजेंट टेंस के, 4 हुए मेरे पास्ट में, और 4 ही हुए मेरे फ्यूचर टेंस। तो टोटल कुल मिलाकर हमारे हुए ये 12 टेंस, कुल हमारे होते हैं ये 12 टेंस होते हैं, जिनका फॉर्मेशन सिंपल वे में हम समझे तो 12 तरह के हमारे टेंस होते हैं, 12 तरह के हमें फॉर्मेशन समझ में आने वाला है। तो वन बाय वन सभी टेंस को समझेंगे, और इसके बाद अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं उसको समझेंगे। देखिए सेंटेंस होता है बाकी, हिंदी हम सेंटेंस को बोलते हैं बाकी, और सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए जो चीजें जरूरी हैं, जिसमें आपका सबसे पहले कर्ता जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, फिर है आपका क्रिया जिसको हम बोलते हैं वर्ब, और एक आपका कर्म जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तीन चीजों के बारे में समझना जरूरी है, जो हिंदी के विद्यार्थियों को पता होगा कि कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होती है और कर्म क्या होता है। लेकिन सेंटेंस होते कितने टाइप के हैं, पहले समझेंगे कि सेंटेंस होते कितने टाइप के हैं। वाक्य, अंग्रेजी में जो वाक्य होते हैं ये कितने तरह के होते हैं। बेसिकली आप सबसे पहले अगर समझेंगे बाकी की सभी चीजों को, तो हर मुद्दे में टॉपिक समझेंगे। सबसे पहला हमारा वाक्य इसमें होता है असर्टिव, सबसे पहला वाक्य हमारा होता है इसमें असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस है क्या, इसको हम समझते हैं साधारण वाक्य। इसको हिंदी में समझे तो एक है साधारण वाक्य, जो कि दो तरह से हो सकता है। एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, साधारण वाक्य एक सिंपल स्टेटमेंट है। सिंपल स्टेटमेंट दो तरह से हमारी हो सकती है, एक है ये हमारा इंडेफिनिट असर्टिव है, इसको हम बोले इसको असर्टिव हो गया। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट है, इसी को हम पॉजिटिव भी कहते हैं, और इसी को हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। ये सिंपल सेंटेंस इंडेफिनिट पॉजिटिव, ये सीधा इसमें सकारात्मक है। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, मतलब इसमें किसी बात का हम ये समझते हैं वो काम हुआ है, वो बात जो कही जा रही है इस काम का होना पाया जाता है, तो वो सकारात्मक है। दूसरा इसी का सेंटेंस हमारा होता है नेगेटिव। जैसे कि आप समझ, नेगेटिव का मतलब ही क्या है, नकारात्मक, तो ये हमारा नकारात्मक सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक, मतलब जब भी हम इस सेंटेंस को लिखेंगे समझेंगे उसमें ये पाया जाएगा जो काम नहीं हो रहा है, किसी भी कारण से वो काम नहीं भी कभी भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ना हो रहा है, तो नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ये असर्टिव को टाइप हो जाते हैं। दूसरा हमारा उसमें होता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस,
प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जहां किसी सेंटेंस, किसी वाक्य को हम प्रश्न के रूप में रखते हैं तो प्रश्नवाचक वाक्य हैं। तो अंग्रेजी में इंटरोगेटिव सेंटेंस को मैं इजी करना चाहूँ तो मैं इसको दो रूप में डिवाइड करता हूँ, दो तरह से डिवाइड करता हूँ उसको। यहाँ मैं लिखूंगा एक ए, जिसमें मैं ये कहूंगा कि फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा हो गया इसमें मेरा सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, सेकंड टाइप कौन से होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। थर्ड हमारा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव को हम अगर हिंदी में समझे तो ये हमारा होता है आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य। जरूरी नहीं कि हर बार इसमें आदेश ही हो, इसमें हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, इसमें सुझाव भी दे सकते हैं। नंबर 4 हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें एक्सक्लेमेशन होता है, आश्चर्यजनक चीजें जो होती हैं, जो साधारण से अलग हो, जिसको हम हिंदी में विस्मयबोधक, हिंदी में उसको विस्मयबोधक वाक्य भी कहते हैं, विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। तो हमारे 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। अब 4 टाइप के सेंटेंसेस को हम वन बाय वन बनाना समझेंगे तो चीजें हमारे आसान हो जाएंगी। सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहले हम असर्टिव से स्टार्ट करेंगे कि असर्टिव के अंदर एक इंडेफिनिट और नेगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं। उसके बाद इंटरोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। इन दोनों को हम सबसे अंत में, सबसे लास्ट में जाके समझेंगे, क्योंकि जब भी हम किसी, जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर समझा था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम पहले 4 की फॉर्मेशन को समझेंगे कि 4 सेंटेंस फॉर्म कैसे होते हैं। कौन से 4? एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे फॉर्म करें। तो इसमें हम अब आते हैं अपने पहले सेंटेंस की ओर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है और उसका फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। पहला मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस जो है, सेंटेंसेस के अंदर मेरा पहला टेंस बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बी कंफर्टेबल टू लर्न। सबसे पहले हम समझेंगे कि अगर हम अपने माइंड में सोच रहे कि मुझे किसी सेंटेंस को बोलना है, मुझे कोई वाक्य बोल रहा है अंग्रेजी में, तो सबसे पहले हम माइंड में आता है हम बोलना क्या चाहते हैं। पहले हम उसको हिंदी में सोचेंगे, बिकॉज ऑफ कि हमारी हिंदी जो है हमारी मदर टंग है, नेचुरल लैंग्वेज हमारे लिए एक तरह से। हमारे एनवायरमेंट में हमने वही बोलना सीखा है पहले, तो सबसे पहले कोई भी हमारी बात दिमाग में आती है, माइंड में आती है, तो वो हिंदी में आएगी। फिर हिंदी में सोच के फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो कौन सा वाक्य मुझे इंग्लिश में किस फॉर्मेशन में करना है, तो उसको हम समझेंगे पहले कि कोई भी सेंटेंस, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है, सबसे पहले हम इसको समझना है कि अगर मेरे दिमाग में कोई बात आ रही है तो उसको मैं किस फॉर्म में, कौन से सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फॉर्म करूंगा। किसको करेंगे? ऐसे वाक्य जिनके अंत में, जिन वाक्यों के अंत में हम ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस कहते हैं, हिंदी में बोले प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अंग्रेजी में उन्हें प्रेजेंट टेंस कहते हैं, हिंदी में कुछ भी नहीं कहते उनको, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। कौन सा सेंटेंस? अगर हम हिंदी में उनको समझें तो हिंदी में उनके अंत में, जैसे मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ, वह खाता है, वह सोता है, रवि नहाता है, तो ये सब चीजें क्या है, इससे ता है। वह कपड़े धोती है, हम पढ़ते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, तुम पार्क में खेलते हो। तो जिनके अंदर ता है, ती है, ते है, ताम, ये सब आते हैं, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे और उन पर इसी का फॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा? इसका फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन इसका कि सबसे पहले हम सेंटेंस में से उठाएंगे सब्जेक्ट, फिर उठाएंगे उसके साथ हम वर्ब। अब वर्ब में हम यहाँ पर, वर्ब मेरी सिंगुलर है, वर्ब अगर मेरी सिंगुलर है तो हम वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। प्लूरल के साथ हम वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं, वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है। उसके बाद हम लिखेंगे इसके लिए ऑब्जेक्ट। देन जो हमारे बचे हुए जो वर्ड रह जाते हैं उनको फ्रेज के फॉर्म में तरीके से हम फॉर्म करेंगे और इस तरह से आपका एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। किसका? अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस का एक फॉर्मेशन आपका कंप्लीट हुआ। पहला एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल हम बहुत सिंपल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले सब बहुत ही छोटा सेंटेंस, मेरा पहला जो उदाहरण है, एग्जाम्पल जो है बहुत छोटा उदाहरण लेंगे। पहले वह जाता है, वह जाता है। जैसे मैंने कहा कि वह क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, वह क्या है, सब्जेक्ट है। जाना क्या है, जाना क्या है, कार्य हो रहा है, वर्ब है। जो कार्य होता है, जिस काम का होना पाया था, जिस काम करना पाया जाता है, वो हमारा वर्ब होता है, क्रिया है। और जो जिसके द्वारा जो काम कर रहा होता है, जिसके द्वारा कार्य का होना पाया था, उसको हम सब्जेक्ट, वर्ब क्या कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। फॉर्मेशन क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब में एस या ईएस होगी अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है। तो क्या सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है? यस, हमारा सब्जेक्ट वह है, एक अकेला व्यक्ति है, तो ये सिंगुलर है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस आएगी। तो वह की स्पेलिंग जो होती है अंग्रेजी हम लगाते हैं ही, मेल के फॉर्म में, मस्कुलर जेंडर में वह माना, वह जाता है क्योंकि, तो कोई आदमी लड़का ही होगा तो ही लगाया इसका, ही। और जाने की होती है गो, सिंगुलर है इसलिए इसमें हम गो के साथ ईएस लगा देंगे। कुछ के साथ वर्ब समझना हो, कुछ में एस आता है, कुछ में ईएस आता है, यहाँ ही के साथ हम गो देंगे, ही गोज। इसी के कंपेयर में अगर मैं कहता हूं कि वे जाते हैं, वे जाते हैं, तो यहां वे की स्पेलिंग क्या होगी, दे। वे की अंग्रेजी दे होगी, जाने के लगाएंगे गो। यहां हम वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि वे जो है वे बहुवचन करता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, जिसके साथ हम वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। अब थोड़े बड़े सेंटेंस की ओर चलते हैं। वह, सिंपल समझाने के लिए मैं फॉर्मेशन को इस तरह से फॉर्म कर रहा हूं जिसमें एक ही वर्ब होगा। वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। इसको हम क्या लिखेंगे, वह का हो गया ही, गोज टू स्कूल। विद्यालय को जाता है तो वहां टू लगाएंगे, ही गोज टू स्कूल। स्कूल क्या हो गया पास में, ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही हम यहां लिखते हैं वे विद्यालय जाते हैं, वे विद्यालय जाते हैं, तो यहां हो जाएगा दे गो टू स्कूल। इस तरह से आपका एक पहला सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव।
इसको आपने यहाँ समझा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये फॉर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें हम एक नोट डालते हैं, तो नोट आप देख सकते हैं। इसमें चीज आपको नोट रखनी होगी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही हम सिर्फ वर्ब में एस या एस लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस या एस का प्रयोग नहीं करते। एक नोट यहां मैं लिख देता हूं, रिकॉर्डिंग में आ जाएगी। नोट, केवल सिंगुलर सब्जेक्ट्स मतलब एक वचन कर्ता के साथ ही वर्ब में एस या ईएस का या एस को लगाते हैं। सिंपल इतना ही को लगाते हैं केवल, ध्यान लगाना है तो केवल वर्ड यूज करना, केवल हम सिंगल के साथ यूज करते हैं, प्लूरल के साथ हम इनको यूज नहीं करते। तो ये होगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस या कंप्लीट अफर्मेटिव सेंटेंस। आप चाहें तो इसको अपनी किसी पेपर पर उतार सकते हैं, जिससे कि आपको कोई चीज समझ पाए, बाद में आपसे प्रैक्टिस करता है। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। हमारा अफर्मेटिव के बाद स्टार्ट होता है और नेगेटिव सेंटेंस। पहचान सब ये रहेगी, लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ताहू, यही सब उसमें शब्द आएंगे लास्ट में, अंत में। तो अफर्मेटिव यहां से हम रिमूव करते हैं, इसको इरेज करते हैं और अफर्मेटिव के साथ हम यहां समझेंगे नेगेटिव क्या है। तो एक बार जब अफर्मेटिव को समझ जाएंगे तो नेगेटिव समझना आपके लिए वैसे ही आसान हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव में सिर्फ जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है उसमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा, उसमें ज्यादा चेंज नहीं होगा, उसमें सिर्फ ना नहीं तो ना का यूज होता है केवल। तो हम यहाँ बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जिसको हम कह रहे थे नेगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मेशन क्या होता है? जो सब्जेक्ट, जो आपने पहले अफर्मेटिव में फॉर्मेशन लिखा था, एक बार उसको समझ लें। हमारा अफर्मेटिव में जो फॉर्मेशन था उसमें था पहले सब्जेक्ट, फिर था हमारा वर्ब, फिर था मेरा उसमें ऑब्जेक्ट, देन मैंने यूज किया था उसमें जो बचे वर्ड होते हैं फ्रेज के रूप में करते हैं फ्रेज। अब बात में गैप छोड़ा है किसके लिए? ये वर्ब अगर आपकी सिंगुलर है, वर्ब अगर आपकी सिंगुलर है तो हम वहां पहले एस या ईएस लगा रहे थे वर्ब में। अब हम यहाँ पे वर्ब में एस या ईएस ना लगाते हैं, हम डू में वर्ब एस या ईएस लगाते हैं और इसकी हेल्पिंग में बनती है डज। अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो हम पहले अफर्मेटिव में वर्ब में एस या ईएस लगा रहे थे, क्रिया के हम एस या ईएस लगा रहे थे, वहां क्रिया में एस या ईएस, वर्ब में एस या ईएस ना लगा के हम यहाँ डू के साथ ईएस को मर्ज करके ये वर्ड बन जाएगा मेरा डज। और प्लूरल में यही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, लेकिन उसमें एस या ईएस नहीं लगा, क्योंकि उसकी वर्ब में हम एस या ईएस नहीं लगा रहे थे पहले। तो वहां पर हम लिखेंगे उसको डू और साथ में जाएगा नॉट। सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये रहेगा, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट देन फ्रेज। ये आपका फॉर्मेशन हुआ। तो मेरा एक सेंटेंस का उदाहरण उसमें उठाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं उदाहरण इसमें। राजू गाना नहीं गाता है। फॉर्मेशन के साथ हम चलेंगे। राजू के सब्जेक्ट राजू, और राजू को सुनिए, राजू सिंगुलर है प्लूरल है? तो मैंने राजू सिंगुलर है, राजू एक वचन है, तो इसमें आएगा डज। राजू डज। नेगेटिव है तो नॉट पार्ट नहीं है इसमें, राजू डज नॉट। वर्ब क्या है? गाना, तो उसमें है सिंग, गाना ए सॉन्ग। राजू डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ये मेरा एक उदाहरण नेगेटिव। सेकंड, राजू डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। आप प्लूरल के साथ हम बात करते हैं, हम पार्क
ताकि सभी स्टूडेंट थोड़े हाई लेवल पे हों, जो शिक्षा वही जो बिल्कुल आसान से आपकी कठिन की हो जाए, जिससे कि हर एक स्तर का जो व्यक्ति है एजुकेशन लेवल में या मेंटल लेवल, हर एक स्तर के व्यक्ति को इजीली चीज आपकी समझ में आ पाए। तो हम गान नहीं गाते हैं तो हम हो गया, हम की होती है अंग्रेजी वी। तो फिर वही चीज अब यह हमने लगाया डज, क्योंकि राजू सिंगल था, अब हम यहाँ है प्लूरल, बहुवचन करता है, तो हम यहाँ पर लेंगे डू, यहाँ से उठाएंगे डू, वी डू नॉट, वी डू नॉट, या वही सिंग ए सॉन्ग, वी डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। ये मेरा दूसरा उदाहरण हुआ। तीसरा उदाहरण थोड़ा टफ करेंगे, हल्का सा टफ। तो बच्चे पार्क में नहीं खेलते हैं, बच्चे पार्क में नहीं खेलते हैं, उसका क्या होगा? बच्चे, सब्जेक्ट हो बच्चे, चिल्ड्रन, बच्चा नहीं है सिंगल। अगर बच्चा होता है चाइल्ड, चाइल्ड होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, चिल्ड्रन है जो कि चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है, मतलब कि ऑलरेडी प्लूरल हो गया तो बहुवचन हो गया, तो चिल्ड्रन। अब नहीं आया है तो डू या डज में से हम क्या लगाएंगे? डू नॉट, क्या लगाएंगे? डू नॉट, चिल्ड्रन डू नॉट। वर्ब क्या है? खेलना, वर्ब है खेलना, तो यहाँ है प्ले, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले पार्क में, यहाँ ये प्रीपोजिशन हुई मेरी में, पूरा इन द पार्क, इन पार्क या इन द पार्क। तो इस तरह से ये आपके नैरेटिव सेंटेंस है कंप्लीट हुए। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, तो धीरे धीरे चीजों को समझ स्टार्ट करेंगे। आप अगर प्रैक्टिस करें पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहले हमने जो आपको पढ़ा है अफर्मेटिव सेंटेंस और ये नेगेटिव सेंटेंस। आप किसी भी साइट से इनके इजी एग्जांपल उठा सकते हैं एक्सरसाइज के, वहां से आपको एक वर्कशीट मिल जाएगी जहां से आप इजीली अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर पाएंगे, अपने प्रैक्टिस कर पाएंगे, जिससे आप ये ऑब्जर्व कर पाए कि आपको कितना आया उसमें। आप चाहें तो ऑलरेडी किसी शॉर्ट एक्सरसाइज को वहां से ले सकते हैं, तो आप वहां कॉपी ना करके उनके आंसर्स को सिर्फ हिंदी में जो सेंटेंस लिखे हैं आप उनको बता रहे हैं, और उनका फॉर्मेशन खुद से कंप्लीट करके सेंटेंस को प्रॉपर्ली आप ट्रांसलेट करेंगे उसमें, और ट्रांसलेट करने के बाद फिर आप ये मैच कीजिए कि आप कितने उसमें सही है, कहाँ आपकी गलतियां आ रही हैं। तो इस तरह से करेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी, आप सही से अभ्यास करेंगे और जल्दी इसको समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना है, कल फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर फोकस करेंगे कि ये प्रश्नवाचक वाक्य का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो फॉर टुडे थैंक यू, और उम्मीद करता हूँ चीजें आपको विश्वास कीजिए एक बहुत इजी लैंग्वेज है इंग्लिश। कोई भी चीज हमको तब हार्ड लगती है जब हमें नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे छोटे बच्चे हैं साइकिल बहुत आराम से चलाते हैं, लेकिन जिन्होंने कभी साइकिल नहीं चलाई उनको लगता है बहुत टफ, उनको आप अगर देंगे शायद वो उनके लिए बहुत टफ काम हो, मुझसे नहीं चलेगी, मुझसे नहीं हुआ, मैंने कभी नहीं चलाया। व्हीकल्स में आपके गाड़ियां होती हैं, जिसको चलाना नहीं आती उसके लिए बहुत आसान, जिसको नहीं आती उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। तो सिंपल से जिसको अंग्रेजी आती है उसके लिए बहुत ईजी, जिसको नहीं आती है तो कोई ना कोई चीज कभी न कभी शुरू करनी है, चाहे वो पेरेंट्स से क्यों ना हो। जैसा पेरेंट्स को लगता है कि थोड़ा हमको एक अंग्रेजी में बोलना समझना आ जाए, और वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं कहीं बाहर निकलकर सीखने के लिए, घर बैठ के आसानी से ऐसी एक्सरसाइज करते हुए अपनी चीजों को सीख सकते हैं। तो आई होप आपको सेशन अच्छे समझ में आया होगा। किसी भी तरह के आपको इसमें जो भी हेल्प चाहिए, आपको लगता है कि थोड़ा सा कहीं वीक पॉइंट है, इफ यू थिंक सो, जो बच्चे ज्यादा वीक हैं तो कमेंट कर सकते हैं इजीली, जिससे कि मुझे ज्यादा लेकिन मैं भी और अच्छे से कितना इसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ कि जिससे भी चीजें हर तरह के बच्चे को जल्दी समझ में आ पाए। तो आज आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में है वो आज एक्सप्लेन किया।